थोड़ा बस हम आपको जल्दी जल्दी में ओवरव्यू देंगे, इनसे सवाल आ सकता है, सो दैट्स वाई। एक ज़बरदस्त लॉ है हमारे पास, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। पता नहीं मुझे क्यों गट फीलिंग आ रही है कि उसमें से सवाल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसका एक ओवरव्यू इतने बड़ा है नहीं, मुश्किल से 15 सेक्शंस हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था पहले 2000 का, थोड़ी उसमें एनॉमलीज थी, एम्बिग्विटीज थी, तो सब्सिक्वेंटली उसको एक्ट की शक्ल दी गई, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 करता है। नाउ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं। जुवेनाइल कौन होता है? जुवेनाइल 18 the child who has not attained the age of 18 years। ठीक, so who would be, अच्छा normally we have the term minor in other law, हमारे पास एक टर्म है वार्ड, वो भी है, और हमारे पास टर्म है जुवेनाइल। अब नाउ द टर्म जुवेनाइल इज फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के भाई उसको जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा। नाउ 3 किस्म के उन्होंने ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया है, माइनर, मेजर, हीनियस। नाउ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है उसमें। माइनर जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल तक है, दोज आर कंसिडर्ड एज माइनर ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक है वो होंगे मेजर। 7 साल से अबव जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको डिक्लेयर किया गया है हीनियस ऑफेंसेस। नाउ माइनर ऑफेंसेस एंड मेजर ऑफेंसेस, दे आर बोथ वुड बी ट्रीटेड एज बेलेबल ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस। हीनियस ऑफेंस नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आ जाता है। अंडर 16 तो बेलेबल ही होगा। नो नो नो, यस, मैं उस पर थोड़ी जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी ये नहीं है एज वाइज, कैटेगरी है ऑफेंस की पनिशमेंट वाइज। देयर आर 3 कैटेगरीज जो ट्रूली बेस करते हैं कि भाई पनिशमेंट कितनी कितनी है, 3, 7 ऊपर। अब लेट्स से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया, जुवेनाइल को पकड़ कर ले आए, सेक्शन 23(1)A की FIR काट के, ठीक है, सिंध आर्म्स एक्ट सबने देखा है। अब 23(1)A की सजा कितनी है पता है? 10 साल। तो मैक्सिमम सजा आ गई उसकी 10 साल। अब वो 10 साल वाला ऑफेंस किस में आएगा? हीनियस ऑफेंस। इट मींस दैट वुड बी ट्रीटेड एज नॉन बेलेबल। नाउ हमारे पास एक सिंध आर्म्स एक्ट में एक सेक्शन है, परहैप्स दैट इज सेक्शन 8, वो एज डिस्क्राइब करता है। एज क्या डिस्क्राइब करता है कि 25 साल वाले से जो कम होगा ना उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। नाउ जो माइनर है जिसके ऊपर FIR 23(1)A की काटी है, वो 23(1)A में नहीं आएगा, वो फॉल करेगा 23 सबसेक्शन 2 में। ये पढ़िएगा, अगर से आपके पास एक्ट है पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सिंध आर्म्स एक्ट में थोड़ी सी एज वाइज डिफरेंशिएशन रखी गई है। जो 25 साल की जितनी उम्र है उनको अलग कैटेगरी रखी गई है, 25 साल से कम की कैटेगरी डिफरेंट है। जब कोई भी बंदा 23(1)A में जिसको पकड़ कर ले आएगा उसके ऊपर सेक्शन 23(1)A नहीं लगेगा, उसके ऊपर सेक्शन लगेगा 23 सबसेक्शन 2। वो क्यों लगेगा? वो अब जो 23(1) है ना, दैट इज पीनल ऑफेंस। लेट्स से अपना चीटिंग है, चीटिंग डिफाइंड है 415 में, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस। अब सिंपल चीटिंग की अपना जो पनिशमेंट है वो 417 में डिफाइंड है। एंड अगर जो चीटिंग विद द पर्पसेस ऑफ फॉर्जरी है तो वो सेक्शन 420 में आ जाता है।
ऐसे ही डिफरेंशिएशन है। लेट्स से ट्रेसपास है, ट्रेसपास स्टार्ट होता है 440 से, कहां तक जाता है 468 तक। ये क्या है, ये डिफरेंट उसकी अपना जो है काइंड्स हैं कि भाई अगर सिंपल आपने घर में कदम रखा, क्रिमिनल ट्रेसपास कर लिया, अपना अपने दुकान अपना कहीं पे घुसे, अच्छा घर में घुसे हाउस ट्रेसपास हो गया, रात को घुसे ट्रेसपास एट नाइट हो गया, विद इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट हुए 457 आ गया। अगरचे उसके साथ और आपने कोई ऑफेंस कमिट कर लिया 464 आ गया। सो ऐसे ही 23वां डे जो है वो सिर्फ पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर सेक्शन 6 है या 7 है या 8 है, 23वां डे में देख लीजिएगा। हमारे पास अगर मेजर एक्ट मंगवा लो तो 1 मिनट में दिखा तो उसमें है। अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सिंध आर्म्स एक्ट की जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है दैट इज 7 years। तो जब हम जाते हैं जुवेनाइल की तरफ से, अब यहां पे रोल आता है एक वकील का कि वो कोर्ट को असिस्ट करे कि सर दिस सेक्शन फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफेंस, क्योंकि इसकी सजा मैक्सिमम अप टू 7 years है। जब अप टू 7 years है that offense would be treated as bailable, please give us bail, that's it। so जहां तक सजा 7 साल है बेलेबल ट्रीट होगा irrespective of PPC, irrespective of CRPC, because the word which has been used in this मैं आपको बता दूं। अब यहां पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में सेक्शन 6 है जो डील करता है। वो स्टार्ट कैसे होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड। नाउ इसका मतलब क्या है, कोड में कुछ भी लिखा हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कोड में कुछ भी लिखा हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस ये एप्लीकेबल है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है उसको। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू फला, या एक और भी होता है एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। दीज टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड फॉर गिविंग अ लॉ ओवरराइडिंग एंड सुपरसीडिंग इफेक्ट टू द जनरल लॉ। जहां पे स्पेशल लॉ प्रोवाइडेड है, स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। जहां पे जनरल लॉ है, अगर स्पेशल लॉ में कोई चीज प्रोवाइडेड नहीं है देन जनरल लॉ आएगा। नाउ जो बेल से मुतल्लिक है वो सेक्शन 6 है। इस वजह से क्योंकि स्टार्ट हमने वहां से किया, अब जो आप वाली बात, सॉरी प्लीज सर यहाँ पर जो है जिस तरीके से मैं केस कर रहा था बेल, तो ये सेक्शन 6 में बेल लगाया और उसमें जो था जुवेनाइल के साथ एक और शख्स भी मिला था जिसकी एज ज़्यादा थी। तो सर वो एज डिटरमिनेशन जो होती है, एज डिटरमिनेशन वो जितना जल्द हो सके तो वो उसको चांस देते हैं कि जुवेनाइल कंसीडर होगा। जज की नज़र में तो जुवेनाइल नहीं था, लेकिन सर ये करते करते 5 से 6 महीने हो जाते हैं। मैंने फर्स्ट डे सर यही बेल की सेक्शन 6 को डालना है ड्राफ्ट किया, लेकिन उन्होंने वो डिनाई करके वो बेल रिजेक्ट हो। अच्छा, मैं आपको इस बात को, आपके जितने भी सवाल हैं, ये एक सवाल में 4-5 सेक्शन इन्वॉल्व है, मैं उसको सारों को कवर करूंगा। होता क्या है, अब हमारे पास पहला सेक्शन आ गया ये लीगल असिस्टेंस जुवेनाइल जस्टिस। अब मैं बेल पे बाद में आता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है लीगल असिस्टेंस। कोई भी जुवेनाइल जिस वक्त अरेस्ट होगा, ठीक है, लीगल असिस्टेंस इज मेड मैंडेटरी टू बी प्रोवाइडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। दैट इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 है परहैप्स के भाई नो वन शैल बी डिनाइड लीगल असिस्टेंस। प्रोबेशन ऑफिसर को इसमें, हाँ, प्रोबेशन ऑफिसर को मैं उसी की बात, प्रोबेशन ऑफिसर की बात आ रहा हूँ। अब दुनिया में चलते हैं मिरांडा राइट्स, आप कभी गूगल कीजिएगा मिरांडा राइट्स, आपको पता चल जाएगा व्हाट आर दोस। मिरांडा राइट्स क्या है, आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, जिस वक्त भी वो इंटरोगेट करने आते हैं उनके साथ एक अटॉर्नी मौजूद होता है। वो जब बात करना शुरू करता है, अटॉर्नी उसको बताता है भाई यू आर नॉट बाउंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्या है, ये उनके राइट्स हैं। ये राइट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारे पास जब तक 20 वकील इकट्ठे ना करो घुसने नहीं देते। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास। तो
कोई भी बंदा जिस वक्त इंटरोगेशन उसकी हो रही होगी, उसका अटॉर्नी का मौजूद होना उसका फंडामेंटल राइट है, और वो उसको समझा सकता है कि इसका सवाल जवाब दो, इसका तुम बाउंड नहीं हो। फिर भी वो जवाब देता है तो वो उसको अपने पास रिकॉर्ड भी करता जाएगा और लिखता भी जाएगा। नाउ जिस वक्त कोई बंदा अरेस्ट होता है, जैसे मैडम ने कहा, एक लीगल प्रैक्टिशनर भी उसके पास जरूरी है और प्रोबेशन ऑफिसर को कॉल करना है उसी वक्त। क्यों? क्योंकि लॉ मैंडेट करता है कि आके उसको असिस्ट करें। ये क्यों है? सॉरी, करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। यस 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 यस, प्रोबेशन ऑफिसर है, हर जिले में अलग अलग है, अपॉइंटेड है, और वो सारे उसको जो है अपना जुवेनाइल के पर्टिकुलर केसेस को देख रहे हैं। एक तो बेहतरीन ऑफिसर है, टामरी है, जो ईस्ट में था, अभी भी परहैप्स होगा, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वो हर अपने केस में अपनी रिपोर्ट देता है प्रॉपरली। तो प्रोबेशन ऑफिसर वहां पे जाके उसको असिस्ट करता है, उससे डिटेल्स मांगता है कि भाई तुम कहाँ हो, क्या हो, किस पर्पस के लिए हो, या तुमने कौन से क्राइम किस हवाले से कमिट किया, वो सारी डिटेल उससे मांगता है। फिर क्या आता है कि भाई जब उसको फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता है। नाउ आप वाली बात, एज डिटरमाइन करने वाली बात, फर्स्ट हैंड पे उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसकी एज डिटरमाइन करे सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो कलेक्ट करे और उसको मेंशन करेगा ही जुवेनाइल है या जुवेनाइल नहीं, ठीक हो गया। दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है जज की। जब मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के टाइम पेश किया जाएगा, जज को एक फाइंडिंग देंगे अपने रिमांड ऑर्डर में, दैट इज मेड मैंडेटरी, कि वो उसको देखते हुए अपनी फाइंडिंग देगा कि मुझे ये बंदा, ये लड़का जुवेनाइल लग रहा है या नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ जज, बिकॉज अगर किसी के पास सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हाउ वुड अ जज अस्यूम कि ही इज बिलो द एज ऑफ 18, बट उसको एक हाइपोथेटिकल असेसमेंट देनी है क्योंकि कानून ने उसके ऊपर जिम्मेदारी आए। मेडिकल टेस्ट जो है वो तब होगा जब उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, सॉरी शाहजेब मर्डर केस पे मैं उसको ब्रीफ करता हूँ। उसमें डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, पर जो रिपोर्ट हुआ मीडिया में थोड़ा मैनिपुलेट शायद हुआ था या नहीं हुआ था, बहरहाल उसको बाद में उसकी जुवेनाइलिटी का टेस्ट हुआ था। इसके स्टेप बाय स्टेप हम आते रहते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने फाइंडिंग दे दी कि बाबा ही इज जुवेनाइल, ठीक हो गया, उसने रिमांड ऑर्डर में लिख दिया, अनलेस ही इज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस ऑफेंस ही वुड बी ग्रांटेड विथ और विदाउट श्योरिटीज। ये भी उसमें सेक्शन 6 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि भाई उसकी मर्जी है श्योरिटी रखे ना, ठीक हो गया। अनलेस वो आ गया हीनियस ऑफेंस में, फिर उसको उसने समझेगा बेहतर नमूने साथ, उसको रिमांड भी दे दिया। अब जब रिमांड दे दिया उसके बाद भी प्रोबेशन ऑफिसर की उसके साथ ड्यूटी लाजमी है, उसको मजीद इंटेरोगेट करने की, मजीद समझने की कोशिश करने की कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसने ये काम किया। अब प्रैक्टिकल ये है, मैं जुवेनाइल कोर्ट चला चुका हूँ, हमने रिमांड के टाइम में पहले ही डेट पे ऑब्जर्व करते थे, जितनी अकल समझ बूझ के मुताबिक आई यूज्ड टू रेफर कि भाई ही इज जुवेनाइल, ही इज अपीयरिंग टू बी जुवेनाइल। अच्छा, अभी लेट्स से एक लड़का है, बकौल आपके वो जुवेनाइल है और आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक हो गया। पहले तो आपको वो सारे जितने डॉक्यूमेंट्स आपको पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करने सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8 डिटर्मिनेशन ऑफ एज डिस्क्राइब करता है, क्योंकि सवाल आ रहे हैं, हम फिर वो सेक्शंस आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं चाह रहा था सेक्शंस के साथ चले। अगरचे वो कलेक्ट करता है, वो अपनी इंक्वायरी करेगा, ठीक है। सेक्शन 8 के तहत उसको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है कि भाई मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन और नॉट। उसने वो कंप्लीट की इंक्वायरी, उसने डिटरमाइन किया कि ये बिलो एज ऑफ 18 है, वो रिपोर्ट में लिख के दे भाई ही इज जुवेनाइल। अगर वो फिर भी कहता है नहीं, आप कोर्ट में भी दरख्वास्त डाल सकते हैं कि भाई पहले इसकी जुवेनाइलिटी डिस्क्राइब की जाए। अब जब आपने कोर्ट में दरख्वास्त दी, डॉक्यूमेंट्स देंगे, कोर्ट इंक्वायरी करेगी विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसको कहेगा ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि वेदर द अक्यूज्ड इज जुवेनाइल और नॉट।
सेक्शन 8 के तहत। इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, अगर जो उसके पास एप्लीकेशन आ जाती है एंड इट हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड व्हाट स्टेज दैट एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड, किसी भी स्टेज पे फाइल कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे। हाँ, इन्फ्रेंस लिया जा सकता है कि अगर आप जजमेंट के टाइम पे देंगे, द कोर्ट वुड टेक इन्फ्रेंस के भाई इसने खामखा अपना जो है मैनिपुलेट किया है। अदरवाइज कोर्ट के पास उस एप्लीकेशन सुनने के अलावा मेरे हिसाब से कोई दूसरा रास्ता नहीं है कोर्ट को डिसाइड करनी है। नाउ लीगल असिस्टेंस मैंने जैसे बताया, जुवेनाइल विक्टिम के पास जो है लीगल प्रैक्टिशनर भी उसको असिस्ट करेगा एंड प्रोबेशन ऑफिसर भी उसको असिस्ट करेगा। सेक्शन 4 के तहत जुवेनाइल कोर्ट्स हमारे पास कोर्ट नंबर 1 तो कोर्ट नंबर 4 जेएम की सारे डिस्ट्रिक्ट में, कराची में, और एडीजे 1 एंड 2 वो डिक्लेयर्ड है जुवेनाइल कोर्ट्स। ठीक हो गया। हमारे पास कराची में अपना इंटीरियर में जाएं तो वहां पे परहैप्स जेएम 1 जो है ही इज डिक्लेयर्ड एज अ जुवेनाइल कोर्ट। अब जैसे अरेस्ट की बात आई, अरेस्ट को मैंने बताया, उसके अगर अरेस्ट होगा तो उसके गार्डियन को भी आप बताएंगे, प्रोबेशन ऑफिसर को बताएंगे, उसको इंटेरोगेट करके सेक्शन 6 पे हम आ जाएंगे, रिलीव ऑफ जुवेनाइल ऑन बॉन्ड। जैसे मैंने बताया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, अगर ये कोई मेजर और माइनस ऑफेंस का उसको उसी टाइम रिलीज किया जाएगा। नाउ जो आप वाली बात के सेक्शन 4 है, where a juvenile of more than 16 years of age or detained for heinous offense, where a juvenile of more than 16 years of age arrested or detained for a heinous offense, he may not be released on bail if the juvenile court is of the opinion there are reasonable grounds. Now ये जो कदगन है 16 साल से ऊपर वाली, एक हो गया माइनर एंड मेजर जो पहले सेक्शंस ने डिफाइन कर दिया, भाई वो तो बेलेबल ट्रीट होने ही होने। अब क्या बेलेबल ऑफेंस में बेल रद्द होती है? लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि व्हेन स्टैट्यूट प्रोवाइड समथिंग इट हैज टू बी डन इन दैट। जब बेलेबल ऑफेंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो वो देनी ही देनी है। नाउ दैट कैटेगरी जो आप पूछ रहे थे 16 साल वाली, दैट वुड कवर इन द डेफिनेशन ऑफ 16 इयर्स। तो जो हीनियस ऑफेंस है उसके सॉरी सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है काजी काइसर साहब की। उन्होंने ये इसको डिफाइन भी किया है कि भाई वो हीनियस ऑफेंस के लिए है 16 साल का, उसके थोड़ा रोल कम प्ले होता है उसमें। ठीक हो गया। तो हीनियस ऑफेंस में वैसे भी हमने 497 के हिसाब से देखना है कि भाई रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट, वेदर देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू द गिल्ट ऑफ अक्यूज, वो हम उसी पैरा में ही उसको कंसिडर करते हैं और बेल उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। नाउ सेक्शन 7 के तहत एक सब इंस्पेक्टर को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है इन सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ, और उसको प्रोबेशन ऑफिसर तक के पास ही रखने हैं, उसको हैंडकफ भी नहीं लगाना अनलेस कोर्ट ये समझती है कि भाई ये भाग जाएगा या ये हीनियस ऑफेंसेस में बंदा इन्वॉल्व है, लड़का इन्वॉल्व है, तो कोर्ट कह सकती है भाई इसको हैंडकफ में अपने पास रखो, अदरवाइज हैंडकफ भी इसको नहीं लगाई जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एज, जैसे मैंने बताया कि ये कोर्ट की ऊपर जिम्मेदारी है उसकी जुवेनाइलिटी को असरटेन करना एट द वेरी इनिशियल स्टेज। एक और बात आती है कि नॉर्मल पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसकी एज लिख दी 19 साल, खामखा के वजह से इसको बेल ना मिले। जज साहब के पास ले आए, जज साहब ने पहले रिमांड तो एंटरटेन कर लिया, बेल के वक्त आपने एप्लीकेशन लगाई, जज साहब ने कहा ठीक है भाई चलो ये जुवेनाइल कोर्ट भी, तो असरटेन ही नहीं हुआ कि वेदर ही इज जुवेनाइल और नॉट। द कोर्ट हैज टू पास एन ऑर्डर कि भाई एप्लीकेशन आई है एंड आई एम डिक्लेयरिंग हिम एज जुवेनाइल, अदरवाइज ही वुड बी ट्रीटेड एज सेम एज अ नॉर्मल अडल्ट। एक जो लाजमी है, जो मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन आएगा, दैट इज डाइवर्जन, डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। हम मोटरवे से आ रहे हैं, आधे में रास्ता बंद है और लिख दिया भाई डाइवर्जन, यहां से नहीं यहां से जाओ,
What is that? An alternative way. अब जो डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है, हमारे पास दो किस्म के हमारे पास सिस्टम है. एक है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम, पढ़ा होगा मेरे ख्याल में सबने, जिस पे पनिशमेंट हम देते हैं. दूसरा है रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम. रिस्टोरेटिव कह लें या रिफॉर्मेटिव कह लें. रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें जो मुल्जिम है, जो अक्यूज्ड है, उसको एज ए मुल्जिम ट्रीट नहीं करना, उसको उस रिफॉर्मेटिव अंदाज से ट्रीट करके उसको दोबारा सोसाइटी में इंक्लूड करना है, उसको सोसाइटी से बाहर नहीं करना. सो दैट इज द पर्पस ऑफ डाइवर्जन. डाइवर्जन किसी भी स्टेज पे हो सकती है. पुलिस रिकमेंड भी कर सकती है डाइवर्जन के केस को. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी सेक्शन 10 के तहत हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटेड है. हर डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होता है और एक प्रोबेशन ऑफिसर भी उसका मेंबर है और एक जो वकील है कोई भी, वो भी उसका मेंबर होता है. 4 मेंबर की कमेटी है. पुलिस उसको रेफर कर सकती है एट अपना इन्वेस्टिगेशन स्टेज. कोर्ट भी उसको रिकमेंड कर सकती है कि भाई इसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के पास भेजा जाए. नाउ दैट हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड और हिज गार्डियन. वो उसके कंसेंट के साथ ही उसके यहाँ भेजा जाएगा भाई जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के पास. फिर आगे चल के ये भी कदगन है कि भाई वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ही डाइवर्जन में जाएगा. ठीक हो गया. फिर आखिर में कंप्लेनेंट से भी पूछा जाएगा कि भाई तुम चाहते भी हो या नहीं. तरीकेकार क्या होगा कि अगर लेट से उसने गाड़ी चोरी की है, कोर्ट उसको कहेगी भाई इसको गाड़ी के पैसे दे दो. ठीक है भाई, गाड़ी के पैसे उसको दे दिए, वो उसको डाइवर्जन के तौर पे केस को खत्म कर देंगे. उसके ऊपर कभी भी कदगन नहीं आएगी कि भाई इसने कोई ऑफेंस कमिट किया था, उसका रिकॉर्ड में नहीं होगा. दैट वुड बी सिंपली डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ डाइवर्जन. या उसको जैसे 4 तरीके कर दिया. रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 4 के जो अपना जो है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में. रिपेरेशन ऑफ द डैमेज कॉज्ड, रिटन और ओरल अपॉलॉजी, अगर से कंप्लेनेंट राजी होता है भाई अपॉलॉजी मुझे लिख कर दे दे, दैट्स इट. पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड रिटन एंड ओरल रेप्रिमेंड. माने मुझे अपने आप पे क्या कहते हैं शर्मिंदगी आ रही है कि मैंने ये ऑफेंस किया, लिहाजा आइंदा मैं नहीं करूंगा. दीज आर द फॉर्म्स इन विच वे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी डाइवर्जन के तौर पे केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है. सिंपली हमारे पास प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल मैंने किया था कि एक केस को भेजा था. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी की मीटिंग ही अपना जो है वो 3 दफा हुई और कंप्लेनेंट नहीं माना, वापस आ गया मेरे पास केस. तो कंप्लेनेंट की मौजूदगी लाजमी है. और बीइंग अ जज हम सोचते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मैं ही क्यों ना 3 यूनिट ले लूँ डिस्पोज ऑफ करके क्यों जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के पास भेजूँ. लेकिन दुनिया में या इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठता है, वो मैंडेटरी है उसको वहाँ पे भेजना. और वहाँ पे जब जाता है तो उसकी रिहेबिलिटेशन होती है. पर्पसेस हैं इस चीज़ों के जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल मस्ट बी डिफरेंट. आप वाली बात जो मैं उसको सिर्फ कंक्लूड कर लूँ, आपने कहा किसी अडल्ट के साथ पकड़ा जाएगा तो उसको वहीं पे ट्रीट किया जाता है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर में हमने ज्वाइंडर ऑफ चार्ज पढ़ा था सेक्शन 239 सीआरपीसी के भाई अगर से 8 बंदे एक ही क्राइम में मुलविस हैं तो 8 का ट्रायल इकट्ठे हो सकता है. ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट कहता है कि नहीं होगा अगर जहां जुवेनाइल के साथ अडल्ट इकट्ठे ट्रायल नहीं होगा. ही वुड नॉट बी चार्ज विद हिम, he would not be tried for the offence committed with the adult accused unless कोर्ट अपने आप को ये समझती है एट सेटिस्फाइड कि भाई यहाँ पे जुवेनाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोर्ट उसके तहत ऑर्डर पास करेगी कि मैं इनका ट्रायल इकट्ठे कर रहा हूँ. कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है. लेकिन कोर्ट उस वक्त क्या करेगी, उसकी डिस्पेंस ऑफ अटेंडेंस कर देगी कि भाई ठीक है मैंने आपको चार्ज इकट्ठे कर दिया है, आपकी अटेंडेंस में डिस्पेंस कर रहा हूँ,
आप अपने वकील के थ्रू पेश हो जाए। सो दैट कैन बी डन। नॉर्मली ट्रायल अलग अलग ही होना है, कराची में ट्रायल अलग होते हैं, ऐसा ही है परहैप्स। अब आप कराची से अंदर जाएंगे, वहाँ ट्रायल इकट्ठे ही हो रहे हैं। सर अगर माइनर हो तो उसका चालान भी अलग होगा? बिल्कुल, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट के पास जुवेनाइल अपना जो है के खिलाफ अलग चालान पेश होगा और नॉर्मल ट्रायल अलग पेश होगा। सर जो पहला चालान आ गया तो उसकी माना वही रहेगी कि वो भी नहीं, दूसरा पहले होगा? चालान में वो जुवेनाइल था नहीं। नहीं था ना, तो पहले तो आप उसको डिक्लेयर कराएंगे ना कि ये जुवेनाइल है। बिकॉज अगर कि वो जुवेनाइल होगा तो कोर्ट तो उसको पहले से उसको बोलेगी भाई अलग करके जुवेनाइल कोर्ट में जमा कराओ, बिकॉज वी हैव सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स। नॉर्मल कोर्ट कैन नॉट ट्राई एन ऑफेंस ऑफ जुवेनाइल अंडर जो भी सर्कमस्टेंसेस हो। सर वहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है सेक्शन 83 पीपीसी का, सेक्शन 83 पीपीसी का आ जाता है कॉन्सेप्ट, और ये 14 के बाद ये तो नथिंग इज ऑफेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि नहीं, वो तो एज डिटरमाइंड है ना। मेरे ख्याल में 83 में 12 साल है, जी सर। नहीं मेरे 10 साल है शायद। 10 साल अमेंडमेंट हुई थी, पहले Amendment 7 हुई साल है? थी, पहले 7 साल थी और 12 साल थी। अब 7 साल को 10 साल कर दिया, 12 साल को 14 साल कर दिया। Nothing is an offense committed by a child who is under the age of 10. वो किसी को गोली भी मार दे वो ऑफेंस ही नहीं है, ट्रायल चलेंगे, FIR ही नहीं होगी। ट्रायल तो दूर की बात है भाई, अगर FIR कट भी गई कि भाई इसने मारा है तो ट्रायल ही नहीं बनता ना, वो जनरल डिफेंसेस में आ जाता है। यही मैंने रिपोर्ट किया था ड्राफ्ट में, उन्होंने रिजेक्ट नहीं आपने देखें यार, सुन लीजिए, आप माले कि मैं उसमें एज कितनी थी उसकी? सर वो तो डिटरमाइन ही हो रहा था 3 महीने तक सर। वो बोन का जो होता है ना सर, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट ऑसिफिकेशन वर्ड है वर्ड, सर वो भी नहीं करने दे रहे थे। ऐसा तो नहीं होगा यार। अगर के नीचे एप्लीकेशन रद्द हो रही है तो उसको चैलेंज करो रिवीजन में। देखो अपने हक के लिए तो थोड़ा लड़ना पड़ता है। सॉरी 10 इयर्स थी और 23 में नहीं लगा हुआ था। यार, थोड़ा आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। 10 साल का बच्चा था और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया अदालत ने, और वो पता भी नहीं चल रहा ये 10 साल का है। थोड़ा 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 छोटा कर दिया तुमने। 10 का नहीं होगा, 15-16 का होगा, दोबारा चेक करना। 10 साल का बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट होती है। कानून में 10 साल से छोटा बच्चा कोई भी ऑफेंस करे दैट इज नॉट ट्रायबल। 10 से 14 में भी वो कंसिडर करना है व्हाट इज द रैशनैलिटी, वो कंसिडर करना है। FIR होगी, कोर्ट असरटेन करेगी कि भाई रैशनल है, समझ रहा है। अगर कि वो समझ नहीं रहा दैट इज वो भी ऑफेंस ट्रीट नहीं होगा। अच्छा, एक और जो प्रोसीजर है इसमें मैंने आपको बता दिया, वो कट्ठे ट्राई नहीं होगा। कट्ठे ट्राई भी होगा तो उसको डिस्पेंस विद किया जा जाए। CRPC का जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही इसमें आएगा। एक और पॉइंट है इसमें कि कोई भी बंदा जो जुवेनाइल है और उसने ऑफेंस कमिट किया है, कोई भी अखबार उसका नाम नहीं छाप सकती, कोई भी न्यूज़ चैनल उसका नाम मीडिया पे नहीं दे सकता, उसकी पिक्चर नहीं दे सकती विदाउट द परमिशन ऑफ जुवेनाइल। आइडेंटिटी कंसेंट की जाएगी। बिल्कुल। कौन सा सेक्शन? मेरे ख्याल में सेक्शन है सेक्शन 30। एक मैं एक केस का हवाला आपको दे दूं। इंडिया में केस हुआ था निर्भया केस, सबने सुना होगा। दिल्ली गैंगरेप केस, दिल्ली क्राइम, सबने सीरीज भी देखी होगी। देखिए सबने? नहीं देखी तो देख लीजिएगा, दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। निर्भया केस था, एक लड़की थी जिसके साथ बस में रेप किया गया था। 6 persons were involved in that, out of which 1 person was juvenile। ठीक है, आज भी आप गूगल कर लें, उन 5 के नाम आएंगे, उनकी पिक्चर्स भी आएंगी, छठे बंदे की नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना उसका नाम आएगा ना उसकी पिक्चर आएगी, गूगल तक नहीं आएगी, और किसी कोर्ट के डॉक्यूमेंट में भी आपको नाम उसका नहीं मिलेगा, बिकॉज लॉ सेज सो। हम अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से
या तो हम इल्म नहीं रखते या तो हम फॉलो नहीं करते। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है ये अक्षय खन्ना की मूवी है सेक्शन 376। 375 में इसमें ये भी था द पर्सन हु कमिटेड द ब्रूटलिटी वाज द माइनर। Yes. सब्सिक्वेंटली इसके हाँ। खिलाफ हुए थे। हाँ, तो मैंने वो जितना ब्रूटैलिटी या अब क्या मैं उसको मजीद एक्सप्लेन करूं कि उसने जो भी किया था वो माइनर था, उसका नाम आज तक नहीं आया और वहां पे मैक्सिमम सजा पर 3 साल है। सेक्शन 375 में वो कहता है कि भाई लॉ ऑफ सेइंग सो, वहां पे एहतजाज भी होना शुरू हो गया कि भाई इसको भी सजा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, लॉ इज फेक, जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट। लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है और हमारे लॉ में क्या है कि जुवेनाइल को मौत की सजा नहीं हो सकती, उम्र कैद हो सकती है, मौत की सजा नहीं हो सकती। डेथ कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू जुवेनाइल ऑफेंडर। अब जुवेनाइल हमारे यहाँ ये भी थोड़ा मसला हो जाता है। जुवेनाइल एक बंदे की जो एज है वो डिटरमाइन होगी एज पर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन उसकी एज क्या थी। अगर उसकी एज उस दिन 17 साल 11 महीने 20 दिन भी है ना तो ही वुड बी ट्रीटेड एज जुवेनाइल, भले वो 10 दिनों के बाद मैच्योर मेजर हो जाए। सो ये जरूर अपने ध्यान में रखें। और ये कानून जो है अब नॉर्मली हमारे पास एक प्रैक्टिस चल पड़ी है कि लड़की भी अगर ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में बाहर आ जाती है या चली जाती है, अब चाइल्ड मैरिज भी में भी आ जाए तो हम डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं ओसिफिकेशन टेस्ट। भाई जब आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, आपका उसका जो है प्राइमरी का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, इंटरमीडिएट का अवेलेबल है, सो दोज डॉक्यूमेंट्स वुड प्रीवेल अनलेस के कोई आपके ऊपर आके ऑब्जेक्शन रेज करे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड हैं, वो इंक्वायरी कंडक्ट हो, इंक्वायरी में वो साबित हो जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड हैं, देन ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन टेस्ट का इशू क्या है कि दैट इज नॉट कंक्लूसिव। वो जो रिपोर्ट है बोन की टेस्ट की वो वेराई कर सकती है तो 6 months to 1 year, जेनेटिक बेस पे। मतलब कि उसकी एक वो हम उसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कह सकते कि भाई दैट इज कंक्लूसिव कि भाई इसकी एज 11 साल 12 महीने, वो 6 महीने या 1 साल आगे भी हो सकता है, 6 महीने 1 साल पीछे भी हो सकता है। लाइकवाइज मेरे पास ये केस था सिंध चाइल्ड मैरिज का। 2 लड़कियां थी, वो दोनों चली गई, दोनों घर से निकल गई। अब उनके डॉक्यूमेंट्स कम थे ही नहीं, उनकी एज टेस्ट हुई। एज टेस्ट में एक लड़की की उम्र आई 17 से 18 साल, दूसरी की आई 17.5 से 18.5 साल। केस चाइल्ड मैरिज का चला, कंप्लेनेंट उसके वालिद साहब ने, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन फाइल की, भाई मैं केस खत्म करना चाहता हूँ, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था, एप्लीकेशन रद्द हो गई। इन द मीन टाइम एक जो लड़की थी वो वापस घर चली गई, एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ रही। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्स शी कंसीव्ड, शी गेव बर्थ टू अ बॉय। अब वो अपने बेटे के साथ आती थी। मैंने कहा तुम हमारे यहाँ मुजरिम नहीं हो, तुम क्यों आती हो? कहते मैं इसकी वजह से आती हूँ, आप इसको न ठोक दो, सजा दे दो। सो आगे चल के केस तो प्रूव हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो एज टेस्ट थी, वो जो ओसिफिकेशन टेस्ट थी, उस पे बात अटक गई। उस पे बात क्यों अटकी कि दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस और इसके अलावा हमारे पास कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड नहीं था। अब वो ये कह रहा था कि भाई इसकी एज है 17 से 18। अब वो 17 से 18, इट मींस एट द टाइम ऑफ मैरिज शी माइट बी 18। सो जब शी माइट बी 18 आ गया, थोड़ा डाउट आ गया, फेवर वुड गो टू अक्यूज। इन द मीन टाइम मेरा तो ट्रांसफर हो गया था, बाद में क्या हुआ। सो ये चीजें जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बाज़ औक़ात हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ईजी भी बना देती हैं अगर हम प्रोसीजर को सही नमूने से फॉलो करें। सो आई थिंक हमने जे को पूरा कवर कर दिया है, सारी चीज़ें मटेरियल आ गई हैं। अगर जो कोई किसी का क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अगर जो बाद में पीका है, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, आप उस हवाले से आप समझते हैं, हम उसको 15 मिनट में ओवरव्यू कर सकते हैं। ये सारे पढ़ने चाहिए कंज्यूमर भी इसके साथ। अब आइडिया नहीं है कि उसमें से सवाल कभी आज तक आए नहीं।
कंज्यूमर लास्ट इसमें आए थे। आया था कंज्यूमर? ओके, तो कंज्यूमर भी हमारे पास है। हम ये सारे लॉ जो हैं वो कवर कर सकते हैं सुकून से, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना खुद पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम आपको प्रोसीजर बता सकते हैं। डेफिनेशंस जो हैं वो तो सिंपल हैं, उसकी डेफिनेशंस को आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सर्विस। जी, एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल में सबको अच्छे नमूने से हमने क्लियर कर दिया। सर कोई जुवेनाइल चार्ज अंडर 9C है सर, और वहाँ पर स्पेशल कोर्ट भी मौजूद है सर, फिर वो ट्रायल कहाँ पे है? स्पेशल कोर्ट के पास जुवेनाइल के पावर में उनको दिए गए, ATC के सब जजेस को जुवेनाइल के पावर में, तो वहीं पे चल सकता है। देखें, लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे कि भाई कौन कौन सी जुवेनाइल कोर्ट्स होंगी, तो गवर्नर ने नोटिफाई किया हुआ है। जितनी भी ATC कोर्ट्स हैं वो सारे हैं, क्योंकि जो नारकोटिक्स कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको माइट भी पावर्स दी है। कौन सी होगी? आई डोंट नो, तो मतलब होगी तो वो अलग से बात है, लेकिन वो पावर्स उनको दिए जा सकते हैं। अब दूसरा रह जाता है हमारे पास थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं या किस और लेक्चर में। सर इसको कंटिन्यू करें, डोमेस्टिक वायलेंस को थोड़ा पढ़ना चाहते हैं 2013 प्लीज सर प्लीज। ठीक हो गया, मैं एक मिनट। सर इसकी अपील कहाँ जाएगी सर?